मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक नए हफ्ते का आगाज़ करते हैं नई एनर्जी के साथ और एक सवाल में मुझे वैसे मालूम है कि जवाब यहाँ से क्या आना है। अच्छा। मैं फिर भी वो सवाल करने की जसारत करूँगा और सवाल ये है कि बंदा कब लगता है? जब वो बंदों वाली हरकतें करता है। अच्छा, और कब वो बंदा नहीं लगता? जब बंदों वाली हरकतें नहीं करता। मसलन कौन सी हरकत? बस वो अब डिपेंड करता है ना, वो तो डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, लेकिन ये जो सवाल था ना बंदा कब लगता है, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेट से मुताल्लिक, तो सबीन का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वेट ज्यादा होना चाहिए, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्मार्ट होना चाहिए। मुझे सबीन ने कहा कि अंडरवेट है, मैंने कहा आई एम नॉट अंडरवेट। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि वेट ज्यादा होना चाहिए। मैं तो बल्कि बहुत डिस्करेज करती हूँ ज्यादा वेट को। ओवरवेट ये ऑन एयर आके सबीन बिल्कुल बदल गई है। टाइम आई फील लाइक कि अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि आपकी बॉडी टोनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। एक अच्छा वेट हो आपकी बीएमआई के मुताबिक। अच्छे वेट से क्या मुराद है आपका? आप अंडरवेट ना हो। अंडरवेट से क्या मुराद है? देखिए बीएमआई क्या है, बीएमआई आप चेक करने जाके आपका बॉडी मास इंडेक्स, उसमें आपके ज़रा हाइट भी आएगी, वेट भी आएगा, एज भी आएगी, जेंडर भी उसके हिसाब से आएगा। तो मैं अपना बीएमआई बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो ठीक है ना, मैंने क्या कहा? आपने मुझे कहा था, मैंने तो इनकरेज किया। मैंने कहा कि अगर बीएमआई ठीक है और उसके मुताबिक आपका वेट है तो आई इनकरेज। ये बहुत अच्छी बात है। शुक्र है। हाँ, मान गई है। हाँ। वरना सबीन कहती नहीं जरा थोबड़ा भी जरा मोटा। मैं कहती हूँ ना आपको अंडरवेट होना चाहिए ना आपको ओवरवेट होना चाहिए। आपको अपने बीएमआई के मुताबिक एक अच्छा वेट मेंटेन करना चाहिए। सारा वेट आपकी तोंद पे भी नहीं होना चाहिए, सारा वेट आपकी मुंह पे भी नहीं होना चाहिए। एक अच्छी बॉडी टोनिंग मैं हमेशा कहती हूँ अपना ख्याल रखें। मेरा ख्याल है मैं बंद कर लूँ फिर। सब अपना ख्याल रखा करें जी। ये दुरुस्त बात है, ख्याल रखना चाहिए। जिंदगी है, लंबी भी हो सकती है, लेकिन अगर देखा जाए तो अपना ख्याल, सेहत का अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। अच्छा, वैसे सेहत से मुझे एक और बात याद है सबीन के, फॉर एग्जांपल तबीयत नासाज हो जाए, खुदा न खास्ता आपकी या मेरी, चूँकि ज़रा ऑन एयर आना होता है और डेली बेसिस पे स्पेसिफिक टाइम पर, तो क्या हमारे पास ये मार्जिन होता है कि हम सुबह उठ के एक मैसेज कर दें अच्छा मैं नहीं आ रहा? अच्छा, कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा तबीयत नासाज है तो जाहिर है ऐसा होता भी है कि हम मैसेज कर सकते हैं कि जवाब क्या आता है? मैनेज कर ले। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको याद होगा कि मैं मतलब काफ़ी बीमार हुई थी और मैं पूरा हफ्ता मैं थोड़ा बेड रेस्ट पे थी एंड ऑल दैट। तो वो इतनी तबीयत ख़राब हो जो मैनेजेबल ना हो तो वो तो जाहिर सी बात है आपको फिर मैनेज करना होता है। हाँ, लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आप अगर 11th आवर भी कह दें कि अच्छा मैं नहीं आ रहा तो मैनेज हो जाता है। लेकिन एक सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट वायरल है और ये इंडियन एक एम्प्लॉई है जिसका ये वायरल है। हाँ। कि मुलाजिम और मैनेजर इसमें होने वाले दिलचस्प और अजीब व्हाट्सएप चैट है, उसका स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है। हाँ। वो कहते हैं जी कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आज नहीं आ सकता। मैनेजर कहते हैं अगर आपने नहीं आना तो आपको एटलीस्ट एक हफ्ता पहले मुझे बताना चाहिए था। यानी आपने बीमार होना है, उससे एक हफ्ता पहले आप मुझे बताएंगे आपने बीमार होना है, इससे ये मैसेज जा रहा है। तो इंटरनेट सारिफीन जो है वो ना सिर्फ हैरान है बल्कि अपना सर खुजाने पर मजबूर भी नज़र आ रहे हैं कि अपनी राय का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि ये क्या है। तो ये हो सकता है वो बहाने करते हो हर दूसरे दिन। मैनेजर भी पागल थोड़ी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहाने भी कर रहे होते हैं ना, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, जब काम करने का दिल ना कर रहा हो, तो हो सकता है ऐसे कोई केस हो। लेकिन अगर अब वाकई तबीयत ख़राब है और उसके बाद जो है वो इस मैसेज का ही रिप्लाई दिया गया है तो फिर तो मैनेजर साहब को सलाम और उनकी मेरा ख्याल है क्या बोलते हैं उसको, तबादला क्या मतलब कहीं और ट्रांसफर करने का वक्त हुआ जाता है। अच्छा, वैसे मैं एक और मुल्क से मुतालिक पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर बट आई गेस इट वाज चाइना, जिससे मुतालिक अभी खबर आई थी कि इफ़ यू नॉट हैप्पी तो आपको काम पे ना एक लीव मुतारिफ कराई है, नॉट हैप्पी लीव। अगर आप खुश नहीं हैं, चाइना की बात है, इधर क्या मतलब पहले वाली बात इंडिया की थी, इधर की नहीं थी। आगे बढ़ते हैं जनाब, चलें बात थोड़ी करते हैं। इस वक्त मौसम भी वैसे बारिश हो रही है आसपास और इसी बारिश के मौसम में अगर हम देखें तो मुल्क में एक धरना भी इस वक्त हो रहा है। जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है और एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी जमात इस्लामी की तरफ से, फिर गवर्नमेंट से नेगोशिएशंस हुई थी सैटरडे नाइट को और उसके बाद ये कहा गया था जो गिरफ्तार कारकुन है वो रिहा कर दिए जाएंगे और जो दूसरा दौर है मुज़ाकरात का वो आज होना है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मुज़ाकरात के बाद आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। जमात इस्लामी के 10 मुतालिबात पर टेक्निकल कमेटी कायम है। अच्छा, कुछ कह रहे हैं 10 मुतालिबात और इस पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ यह है कि वो 10 नहीं है, बस मुतालिबात हैं, कोई 10 कह दे तो उसकी मर्ज़ी है। इसके साथ हुकूमती रहनुमाओं के हवाले से बताएं तो उन्होंने कहा कि मौशी हालात देखकर फैसले करने और अपनी चादर के अंदर रहते हुए मामलात को देखना है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा यहाँ पर धरनों का ऐलान किया है और कहा कि 31 जुलाई को कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना होगा। वो कहते हैं जब चाहेंगे तब डी चौक और पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे।
वो कहते हैं IPPs को लगाम दें, और वो कहते हैं कि चीन से हम बात कर लेंगे। अब एक ही रास्ता है, वो कहते हैं मज़ाहमत का रास्ता है, और हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन उनको टालने नहीं देंगे। और इस वक्त जो धरना है वो जारी है। स्पेशली अगर मैं रावलपिंडी की बात करूं, मरी रोड की बात करूं, तो वहां पर भी जाहिर है उनका धरना जो है वो जारी है। लेकिन बारिश भी बहुत तेज हो रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत तेज बारिश हो रही है। जाहिर जिस तरह मुल्क के बेशतर हिस्सों में हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है इस वक्त, उसी के साथ साथ देखा जाए तो काफी तेज बारिश इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इस वक्त हो रही है। बिल्कुल, इस पर बात कर लेंगे। हमारे नुमाइंदे रोमान मुजफ्फर जो हैं वो मौजूद हैं में, इस धरने के करीब मौजूद हैं, और थोड़ा मौसम से मुतालिक भी उनसे हम पूछ लेंगे। तो बताइएगा कि इस वक्त धरने की सिचुएशन क्या है सुबह के वक्त, और दूसरा है कि मौसम कैसा है, क्योंकि ज़रा सख्त मौसम भी है, तेज़ बारिश भी हो रही है। क्या इस वक्त वहाँ पर भी हो रही है बारिश? जी देखिए शुएब, मैं इस वक्त रावलपिंडी लियाकत बाग के बाहर मरी रोड के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जमात इस्लामी ने गुज़श्ता 4 रोज़ से जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ धरना दिए हुए हैं। आज चौथा रोज़ है और जमात इस्लामी के कारकुन इस वक्त यहाँ पर जो है वो जोक दर जोक आना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन चूँकि रावलपिंडी में इस्लामाबाद की तरह जो है बारिश खासी तेज़ है, बारिश का ज़ोर बहुत ज़्यादा है, जिसके बायस जो कारकुन है जमात इस्लामी के, वो जो मेट्रो का पुल है उसके नीचे जो है वो सहारा लिए छुपने के लिए यहाँ पर बैठे हुए, क्योंकि कोई भी खातिर का यहाँ पर इंतजाम नहीं किए गए कि जिससे जो है वो जो कारकुनान है वहाँ पर वो जाकर बैठ सकें। और अगर इस वक्त की अगर धरने की सूरत हाल की बात की जाए तो कोई बड़ी तादाद कारकुनान की यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता रात जो है वो जमात इस्लामी के जो मर्द कारकुन हैं जो उनका पावर शो हुआ था, और आज जमात इस्लामी की जानिब से जो ख़वातीन हैं उनके पावर शो की जो है वो जलसे की कॉल दे रखी है। और जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज़ नईम, वो जलसे से खिताब भी करेंगे। इसके साथ साथ अब से कुछ ही देर बाद जो जमात इस्लामी के जो अमीर हैं 11:15 बजे उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। चूँकि अभी बारिश बहुत ज़्यादा है, इसके बायस जो है वो हमें ये नहीं है कि वो बारिश के बायस मुतासिर होने का वो जो है वो खदशा है। इसके साथ साथ बारिश के बायस जो धरना है वो भी गुज़िश्ता 2 रोज़ से खासा मुतासिर हो रहा है। इसलिए ये जो कारकुनान की तादाद जो है वो बारिश के बायस भी खासी कम दिखाई दे रही है। जबकि मुज़ाकराती कमेटी की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ जो है वह हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जो तश्कील की गई थी, जिसमें अता तारड़ थे और इसके साथ साथ जो तारिक फजल चौधरी थे और इंजीनियर जो अमीर मुकाम है वो उसमें मौजूद थे। उनके साथ जो है पहला राउंड हुआ जमात इस्लामी की जो मुज़ाकराती कमेटी थी, उनके साथ जो उनका पहला मुतालबा था कारकुनान को रिहा करने का, वो मुतालबा पूरा कर लिया गया है। तमाम मुकदमात जो है वो उनको ख़त्म किया जा रहा है मुल्क भर से, और तमाम कारकुनान को गुज़िश्ता रात ही जो है वो रिहा कर दिया गया था। इसके साथ साथ हमने देखा है कि जो मुज़ाकरात इनके हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ हो रहे हैं, इसमें खासा जोर जमात इस्लामी की जानिब से जो दिया जा रहा है वो IPPs में दिया जा रहा है कि IPPs को जो है वो फौरी तौर पर खत्म किया जाए। उनसे अच्छा रोमान, ये जो आपने पावर शो की बात की है, लोग वहाँ पर मौजूद है और आज इस तरह से कहा गया है कि खवातीन का पावर शो दिखाया जाएगा, तो क्या लोग हर वक्त वहाँ पर मौजूद होते हैं? तादाद में इजाफा आप देख रहे हैं दिन ब दिन, या तादाद में आप कमी देख रहे होते हैं? सबीन, गुज़िश्ता 3 रोज़ तो कारकुनान की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और जिस तरह दिन गुजरते जा रहे थे मुख्तलिफ शहरों से, जिस तरह आज़ाद कश्मीर है और इसके साथ साथ पंजाब है, सिंध है, वहाँ से जो काफ़िले हैं वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो है वो अपने कायदीन के खिताब भी सुने। इसके साथ साथ जो है वो धरने में शुरका की तादाद भी बढ़ती हमें दिखाई दे रही थी। लेकिन कल रात से हम देख रहे हैं कारकुनान की तादाद खासी कम दिखाई दे रही है। लेकिन बताया ये जा रहा है क्योंकि आज खवातीन का जो है वो पावर शो भी है, इसके बायस जो है वो जो मर्द कारकुनान हैं वो जो है वो कुछ यहाँ से किसी और मुकामात पर जो है वो मुंतकिल हो गए हैं, और कुछ यहाँ पर घूमने फिरने की गर्ज से जो है वो मुख्तलिफ इस्लामाबाद के मुकामात पर चले गए हैं। लेकिन आज चूंकि खवातीन का पावर शो है तो शाम में खवातीन के आने का सिलसिले का आगाज़ हो जाएगा। अब से कुछ ही देर पहले जो खवातीन की कमेटी ने भी यहाँ पर विजिट किया, तमाम इंतजाम का जायज़ा लिया गया, और इसके साथ साथ जो धरने की जो इंतजामिया है वो भी यहाँ पर आ रही है और तमाम इंतजाम का जायज़ा लिया जा रहा है। साउंड सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया है। इसके साथ साथ दीगर जो इंतजाम हैं, क्लीन है, सफाई के इंतजाम हैं, वो तमाम तर मुकम्मल कर लिए गए हैं। जबकि ज़िला इंतजामिया जो रावलपिंडी है उनकी जानिब से वाटर टैंकर्स भी जो है वो आज सुबह यहाँ पर भिजवा दिए गए हैं, और तमाम तर इंतजाम का जो है वो बगौर जायजा लिया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया। रोमान साथ मौजूद थे, हमें धरने क्वेश्चन से मुतालिक भी आगे कर रहे थे। जो इस वक्त मौसम है, जो तेज़ बारिश हो रही है उससे मुतालिक भी आप हमें बता रहे थे। शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन और बात करते हैं भारत की, जहाँ पर एक स्कूल टीचर हैं जिनकी क्लासरूम में सोने की वीडियो वायरल हो गई है। एक तो सोने की वीडियो अलग होती है और एक शहजादियों की तरह सोने की वीडियो अलग होती है। तो ये स्कूल टीचर है, ये शहजादियों की तरह जो है वो प्रिंसेस
एटीट्यूड के साथ वो सो रही थी, क्योंकि इर्द गिर्द जो बच्चे हमें दिखाई दिए वो पंखों के जरिए उनको हवा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि मैडम जो है वो बहुत सुकून से उस्तानी साहिबा आराम कर सके। अब ये जो सोशल वालिदैन का दर्जा घर से सो के आया करे ना, ड्यूटी का टाइम है, बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को जो है वो लेबर वर्क में लगाया हुआ है, बच्चों को सिखा ये तो चाइल्ड लेबर है नंबर 1। जिस तरह आप स्कूल बच्चे आए हुए वहाँ पर आप पंखे उनसे दिलवा रहे हैं, ये बेसिकली क्या पता वो सिखा रही हूँ कि अच्छा अगर घर में कोई बड़ा सो रहा हो तो आपने इस तरह पंखा झलना है। अच्छा ठीक है, मतलब वो तरबियत करिए, टीचर है ना रूहानी। मैं तो देखें पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी नहीं ढूंढा करते, ये बड़ी गलत हम देख रहे हैं कि इस तरह की वीडियोस अक्सर औकात आ रही होती है, काफ़ी सारे इलाकों से आ रहे होते हैं कि यहाँ पर टीचर्स कभी एब्सेंट होते हैं, कभी आ नहीं रहे होते, कभी क्लास में बच्चे हैं लेकिन टीचर्स क्लास में मौजूद नहीं है, या उसके साथ साथ देख रहे होते हैं। तो इस तरह की वीडियोस जो है वो सामने आ रही होती है कि जहाँ पर जो है बच्चों से लेबर वर्क करवाया जा रहा है, अपनी मतलब ऐशो आराम चल रहा है, आराम से सो रही है टीचर साहिबा और साथ में बच्चे जो हैं वो उनको पंखे छोड़ रहे हैं। मे भी उनके घर में बिजली ना हो रात को। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते बढ़ते कमिंग बैक टू द वेदर थिंग, आज जो बारिश से मुतालिक हमने बात की इससे पहले भी, और इस वक्त भी चूँकि हम जब ये बात कर रहे हैं तो आसपास हमें ना बारिश की बड़ी तेज़ बारिश की आवाज़ आ रही है इस वक्त। हाँ। तो हमारी नुमाइंदा सबा बजीर उनकी तरफ चलते हैं और इस्लामाबाद में कितनी तेज़ बारिश हो रही है, महकमा मौसमियात ने क्या बताया, इस पर बात करें। सबा, किस जगह पे आप मौजूद हैं? चूँकि आज सुबह जब हम घर से आए तो कहीं पर बहुत तेज़ बारिश थी और कहीं पर बिल्कुल बारिश नहीं थी, तो इस वक्त क्या सिचुएशन है? चूँकि आवाज़ तो बारिश की बहरहाल बहुत तेज़ आ रही है। जी, बारिश का अंदाज़ा आप मुझे देखकर लगा सकते हैं कि इस वक्त मैं 7th एवेन्यू के मकाम पर मौजूद हूँ और बहुत तेज़ बारिश जो है इस वक्त चल रही है। मारगला की पहाड़ियाँ जो हैं वो हसीन मनाजिर पेश कर रही हैं और देखते ही देखते इस्लामाबाद में बहुत तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कैमरामैन हारून नसीर जो है जिस जगह पर मौजूद हैं, आपको अगर दिखा सके तो इस वक्त मारगला की जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत हसीन मनाजिर पेश कर रही हैं और बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ है कि हमें मारगला की पहाड़ियाँ जो है वो नज़र नहीं आ रही। महकमा मौसमियात ने यह खुशखबरी सुना दी है कि आज सारा दिन इसी तरह तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जिसके बाद गर्मी का जोर जो है वो टूट जाएगा। मौसम इस वक्त एकदम से बदला है और सुबह से ही बारिश का इम्कान था, लेकिन पता नहीं था कि इस्लामाबाद में इस तरह मूसलाधार बारिश जो है वो चलेगी। और हारून नसीर अगर इस तरफ दिखा सके तो हरियाली जो है बारिश के बाद निखर कर सामने आ चुकी है, दरख्त धुल चुके हैं, पौधे जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हसीन मनाजिर पेश कर रहे हैं। और क्योंकि मानसून का सिलसिला है और बारिश तो होनी ही है, लेकिन आज की जो बारिश है वो देखते ही देखते जो है वो तेज़ हो चुकी है और आज सारा दिन इसी तरह ही बारिश जो है इसका सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि मानसून की बारिशों के बाद जो है तो ऐसा लगता है कि सबा भी गर्मी से बहुत ज़्यादा तंग थी और जैसे ही बारिश देखी सबा ने माइक उठाया और सबा जो है वो बारिश में एंजॉय करने चली गई और विदाउट अम्ब्रेला मज़े से बारिश एंजॉय करिए। सबा, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपडेट किया, आप भी बारिश करें और हम भी शो के बाद जो है वो अगर बारिश यूँ करें कि एक रेनकोट जरूर रख लें। वैसे भी आजकल हम जिस तरह देख रहे हैं ना कि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो रेनकोट होना चाहिए। वायरल इन्फेक्शंस भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन एंजॉय करें, एंजॉय पॉजिटिव सोचे, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, एंजॉय करें। मैं एक्चुअली अपने माइक को देख के कह रहा था कि उसमें पानी ना चला जाए। सब तो चलो ब्रेक लेते हैं जी, हमारे साथ रहिएगा। महंगाई और बिजली के बिल जिससे सब परेशान हैं और बिजली के बिल जो कि ज़ाहिर है उसमें इजाफा हुआ और मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। अब उसके खिलाफ जमात इस्लामी जो कि रावलपिंडी में धरना दिए बैठी है और हुकूमत की कोशिश है कि धरना ख़त्म कराया जाए और इसीलिए गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात हुए, उसके बाद जमात इस्लामी के जो गिरफ्तार कारकुनान थे उनकी रिहाई के अहकाम भी जारी कर दिए गए। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होना है जिसमें दीगर उमूर पर बातचीत होनी है। जमात इस्लामी 4 रोज़ से लियाकत बाग में धरना दिए बैठी है और इसने हुकूमत के सामने मुतालबात रखे हैं और मुतालबात में हुकूमत से जो कहा गया है कि 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत दी जाए, पेट्रोलियम लेवी ख़त्म की जाए, कीमतों में हालिया इजाफा फ़ौरन वापस लिया जाए, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी लाई जाए और स्टेशनरी आइटम्स पर लगाए गए टैक्सेस फौरी ख़त्म किए जाएँ। यानी अवाम की बात हो रही है, अवाम के मसाइल को लेकर जमात इस्लामी इस वक्त खड़ी है। तो जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इस वक्त ज़रा धरना जारी है, हम अपने नुमाइंदे से कह रहे थे, उन्होंने कहा कि ज़रा बारिश की वजह से थोड़ा सा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है इस धरने को। थोड़ा सा जानना चाहते हैं सर कि जो मुतालिबात आप लोगों ने रखे, ज़रा दूसरा दौर तो आज होना है,
लेकिन क्या कोई राब्ता ऐसा है जिसमें मालूम हो सका हो कि अच्छा हुकूमत ने क्या सोचा है आपके मुतालिबात को लेकर, कोई ऐसी चीज़ जो आप तक पहुंची हो कि अच्छा आप जब मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें शायद वाकई हुकूमत आपकी बात मान ले या कि नहीं? देखिए, कल की जो हमारी पहली नशिस्त थी जिसमें उन्होंने हमारे सारे मुतालबात से पूरी तरह से इत्तफाक किया। अच्छा। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हम खुद भी मुतासिर हो रहे हैं, हमारे पास बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है। लेकिन उन्होंने साथ ही एक लेम एक्सक्यूज़ किया कि हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, हम एक टेक्निकल कमेटी बना रहे हैं और हम कुछ कोशिश करेंगे। लेकिन हमने बहुत वाज़ेह किया कि हम कोई खैरात मांगने नहीं आए कि आप ये कहें कि जी इतने यूनिट इस्तेमाल करने वालों को ये रेट दे देंगे। हम बिजली की कीमत को कम करवाने आए हैं। वो कीमत जो बिजली पैदा करने के लिए ख़र्च होती है, बस वो आवाम से कीमत लें, क्योंकि ये गरीब आदमी का मसला नहीं रह गया। गरीब आदमी का मसला तो बहुत अरसे से था, वो बेचारा मोमबत्ती से गुजारा कर रहा था, वो हवाले पंखे से गुजारा कर रहा था। अब तो मिडिल क्लास में पिस गया, मिडिल क्लास से निकल के अब इंडस्ट्री बंद हो रही है। आप अगर ये कहेंगे कि ये 50 यूनिट वालों का मसला है, मैं इससे टोटली डिसएग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये कौम का मसला है, ये इंडस्ट्री का मसला है। आप पाकिस्तान को कंज्यूमर सोसाइटी बना चुके हैं, यहाँ अब आपके तस्मे भी नहीं बन सकते। यहाँ लोगों ने घरों में छोटे छोटे मोल्डिंग मशीनें लगाई हुई थी, वो छोटे छोटे काम कर रहे थे, प्लास्टिक की चीज़ें तैयार कर रहे थे, गुब्बारे बनाकर बेच रहे थे, खिलौने बनाकर बेच रहे थे। अब वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने रिस्क के दरवाजे बंद कर दिए, बेरोज़गारी फैला दी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो खैरात बनाकर आपने कहना कि कम स्लैब वाले लोगों के साथ हम ये सलूक कर सकते हैं, नहीं, ये पूरी कौम का मसला है, ये मुल्क का मसला है। आप बिजली की कीमत जितनी उसके ऊपर प्रोडक्शन हो रही है वो लें, कैपेसिटी सरचार्ज, टीवी की फीस, हर तरह के टैक्सेस ख़त्म करके। अच्छा सर, ऐसे में जिस तरह आपने खुद भी बताया कि हुकूमत यही कह रही है कि उनके पास मार्जिन नहीं है, लेकिन फिर भी टेक्निकल टीम बनाई जाएगी और फिर देखा जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज जब बातचीत होगी? एक तो ये भी बताएगा कि आज बातचीत होने जा रही है, और अगर मुज़ाकरात का दूसरा अमल आज होने जा रहा है तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों की? तीसरी बात, अगर मुतालबात पूरे नहीं होते और आज कोई अच्छी खबर नहीं सामने आती मुज़ाकरात में, तो उसके बाद जमात इस्लामी का अगला लाए अमल क्या होगा? देखिए, पहली बात जो आपने पूछी है कि उनके पास फिजिकल स्पेस नहीं है, ये सिर्फ नीयत का मसला, स्पेस तो बहुत ज़्यादा है। अभी कौमी असम्बली ने 2 दिन पहले ये कहा कि पार्लियामेंट के अरकान का फ़ी किलोमीटर जो तयशुदा उनको अलाउंस दिया जाता है उसमें 15 रुपये आपने इजाफा कर दिए। आप ब्यूरोक्रेसी के तमाम अफसरशाही को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे रहे हैं। सदर पाकिस्तान ने अपने कसरे सदर का जो सालाना बजट है वो डबल कर दिया है, वो आपके एजुकेशन बजट से ऊपर चला गया हुआ है। रोज़ अल्ले तल्ले आ रहे हैं, ये स्पेस नहीं है, ये कहाँ की स्पेस है? इसलिए अगर आप आवाम का म्यार ज़िंदगी बुलंद नहीं कर सकते तो अपना म्यार ज़िंदगी आवाम के बराबर ले आया, फिर हम ये समझेंगे कि आपके पास फिजिकल स्पेस नहीं है। यहाँ हर हुक्मरान आके जो है वो ये कहता है कि जी दौलत नहीं है, खजाना नहीं है, टैक्स इकट्ठे नहीं हो रहे। जो कुछ इकट्ठा होता है वो आप अपने हेलीकॉप्टरों पर और अपने आने जाने पर और अपने शाही अखराजात पर इस्तेमाल। बहुत मुनासिब बात। अच्छा, और इसमें अमीरुल अज़ीम साहब, जो बिजली के बिल, क्योंकि ज़ाहिर है आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि ये पूरी कौम का मसला है इस वक्त, क्योंकि हम ये ऐसे खबरें रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि जो बार बार एक बात कर दी जाती है कि जी IPP से जो डील हुई हुई है, एग्रीमेंट हुआ है, उसकी वजह से हम ये नहीं कर पाते। बस आवाम को समझाएं कि आवाम को किस घन चक्कर में डाला जा रहा है कि सिर्फ एक जुमला कह दिया जाता है, चूँकि जी मुआहदा हमारा हुआ है IPPs के साथ, हम कुछ कर नहीं सकते। कुर्सी पे बैठे हैं, हुकूमत में आए हैं, वोट लेकर आए हैं, दावे करके आए हैं, कर कुछ नहीं सकते। नहीं, आवाम को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये हुक्मरानों को समझाना है। हमें बेवकूफ़ मत बनाओ। और पाकिस्तान में पिछले 70 सालों से कौम को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है, और कौम जो है वो अब समझ गई है कि नहीं, ये हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। बड़ी बड़ी आप टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। जब आपने निजकारी करनी हो तो कहते हैं गोल्डन शेक है, राइट साइजिंग।
भाई अपनी राइट साइजिंग तो करते नहीं, अपनी ब्यूरोक्रेसी, अपनी इंतजामिया, अपनी काबीना जो अफसरशाही है, अपनी काबीना, अपने मशीर वजीर, ये सारा कुछ देखिए। अब मैं अर्ज करता हूँ कि ये जो हमें डराया जाता है कि हमारे मुआहदे हैं, उस मुआहदे में जो कैपेसिटी सरचार्ज है वो क्या है? वो ये है कि जिस प्लांट की जितनी कैपेसिटी होगी हम उनसे उतने पैसे देंगे, चाहे बिजली खरीदे या ना खरीदे। मैं कहता हूँ कि आप फॉरेंसिक ऑडिट करवाइए इन तमाम प्लांट को जो कैपेसिटी सरचार्ज के नाम पर आपने पैसे दे दिए हुए हैं, इनकी कैपेसिटी सरचार्ज अब नहीं दे सकते, इनसे वापस लें। इसलिए कि अगर इनके पास वो कैपेसिटी नहीं और नहीं है, हर साल डेप्रिसिएशन होती है इन प्लांट की, इन्होंने मज़ीद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बजाय इनसे रीनेगोशिएट होने के आप इनका फॉरेंसिक ऑडिट करवा लीजिए। हर साल इनकी कैपेसिटी जो कम हुई है वो पैसे वापस ले। ये मलेशिया के अंदर हो चुका हुआ है। जब वहाँ फॉरेंसिक ऑडिट की कोशिश की गई तो तमाम सरमायादार IPPs वाले मलेशिया छोड़कर भाग गए और वो वापस नहीं आए। प्लांट जो है वो फिर हुकूमत के हाथ में आ गया। तो हमारा ये मुतालबा है रीनेगोशिएशन खत्म। हम क्यों नहीं कर रहे? हमारी हुकूमत के, हमारी शराफिया के, हमारी ब्यूरोक्रेसी के कौन से ऐसे इंटरेस्ट हैं कि हम ये स्टेप नहीं ले रहे? हम हर चौथे दिन ये कह देते हैं फी यूनिट बिजली इतनी महंगी हो गई, हम क्यों उनका फॉरेंसिक ऑडिट नहीं करा रहे? हम उनसे क्यों रीनेगोशिएट नहीं कर रहे? जो आपने एग्जांपल कोट कर दी मलेशिया की, हम क्यों नहीं कर रहे? मसला कहाँ पे है? मसला ये है कि ये डॉलर छापने वाली एक मशीन बन गई हुई है और ये छापने वाली मशीन के मालिकान चाहे मुल्की हो या गैर मुल्की, ये फ्रंट मैन है इन सब के। इसलिए, और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, आप देखिए कि कौम को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा, जिसका नतीजा ये निकला कि आपने प्लांट के अलावा 2014 में नवाज शरीफ साहब ने जो LNG इंपोर्ट करने की कोशिश की गई, फिर बाद में कहा कि कराची के अंदर टर्मिनल बनेगा। टर्मिनल बनाने के लिए जिन कंपनियों को ठेका दिया गया उनके साथ भी कैपेसिटी चार्ज के नाम पर एक रिशिक रख ली गई। आप रोज़ाना $5 लाख कराची के अंदर जो आपने टर्मिनल बनाए हैं वो रोज़ाना आप दे रहे हैं $5 लाख। चाहे LNG जो है वो वहाँ से आप रोज़ वसूल करें या ना करें, रोज़ाना आप सरचार्ज दे रहे हैं। ये नए नए आलाकार बना के अपनी जेबें भरते हैं और कौम की जेबों से पैसे निकालते हैं। ज़ाहिर है यही वजह है कि जो फिस्कल स्पेस की बात की जा रही है, मार्जिन की बात की जा रही है, वो नज़र ही नहीं आ रही है। क्योंकि करने को चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह पहले बात की कि अपने अखराजात भी कम करके आवाम के लेवल पर खुद आएँ तो सब मान जाएं कि हाँ वाकई स्पेस नहीं है। स्पेस है तो आप लोग अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारें, आपके बच्चे अपने ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारें, तो जाहिर है फिर आवाम इसमें सवाल ज़रूर करेगी। बहुत शुक्रिया अमीनुर रज़ीम साहब प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। और जो आवाम की हम बात कर रहे हैं, आवाम तो इस वक्त घर में जो बची कुची चीज़ें थी वो बेच कर अपने बिजली के बिल की अदायगी करें। बिल्कुल। पंजाब से जो खबर आई, दिल दहलाने वाली खबर, गुजरावाला में ऑपरेशन के पैसे बिजली के बिल में अदा किए जाने पर खातून ने नाले में छलांग लगा दी। अब बिजली का जो बिल था वो 10,000 रुपये आया और उस खातून जो थी वो बीमार थी, ऑपरेशन के लिए उन्होंने पैसे जमा किए हुए थे, तो ज़ाहिर है बिजली का बिल तो अदा करना था और बिजली का बिल अदा कर दिया। वो 10,000 रुपये जो है वो बिजली के बिल की अदायगी में चले गए। तो उसके बाद नाले में उस खातून ने छलांग लगा दी। CCTV फुटेज जो सामने आई है उसमें देखा जाता है कि इस तरह बेटी रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन माँ ने फिर भी जो है वो नाले में छलांग लगा दी। बाद में बेटे का बयान सामने आया, बेटी का बयान सामने आया, तो उन्होंने ये चीज़ सामने रखी कि काफ़ी अरसे से जो है वो ऑपरेशन के पैसे जमा किए जा रहे थे ताकि माँ हमारी ठीक हो सके, लेकिन जब बिजली का बिल आया 10,000 रुपये तो वो पैसे वहाँ पर देने पड़ गए, जिससे दिल बर्दाश्त हो गई खातून और उन्होंने जो है अपनी जान दे दी। अच्छा, अब जाहिर है रेस्क्यू हुकाम अभी भी जो है उनकी जो है लापता है, वो उनको तलाश करने की जो है वो कोशिश जारी है। सो ये है आवाम का हाल। आए दिन ऐसी खबरें कुछ रिपोर्ट हो रही हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं हो रही हैं। सो इनके लिए तो कोई सामने नहीं आता। वैसे तो अगर कोई बयानबाजी किसी एक जमात ने किसी दूसरे जमात के नुमाइंदे पर अगर कर दी, कोई एक आवाज़ उठा ली, वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है हमारे सामने, वहीं पर बातें सामने आ जाती हैं। इस वाक़ये के बाद या इस तरह के और वाक़यात जब होते हैं, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है
किसने बात की है या किसने ट्वीट की है इस हवाले से। ज़ाहिर है ये सारे जो सवालात हैं वो अवाम तमाम हुक्मरानों से पूछ रही है। नाज़रीन अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, स्टे विद अस। आज एक काबिल फ़ख्र इलेक्ट्रीशियंस हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिन्होंने इंसानी जान की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए एक बेहतरीन कोशिश की है। अच्छा, खूब उनको सराहा जा रहा है क्योंकि काम ही उन्होंने ऐसा किया। मंडी बहाउद्दीन से उनका ताल्लुक है, मुमताज़ अहमद उनका नाम है। इन्होंने दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक इंडिकेटर सेफ्टी ड्रेस और सेफ्टी हेलमेट इजाद किया है जो 8 फीट के फासले से बिजली की मौजूदगी का पता लगा सकता है। क्या बात है। देखिए ना, खास तौर पे सबीन जो इलेक्ट्रिक वर्कर्स हैं, वो इलेक्ट्रीशियंस हैं जो काम कर रहे होते हैं, अगर उनके पास ये सेफ्टी ड्रेस हो, ये सेफ्टी हेलमेट हो तो करंट लगने से बच सकते हैं। इंडिकेट करेगा पहले और उसके बाद जो है जाहिर सी बात है इस तरह के जो हादसात है करंट लगने के, इसमें कमी नजर आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम इनसे बात भी आज करेंगे और ज़रा पूछेंगे कि अच्छा ये जो बनाया इसमें वक्त कितना लगा, मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ, क्या इसकी कॉस्ट है, इसकी एक कमर्शियल प्रोडक्शन हो सकती है ताकि जितने भी इलेक्ट्रीशियंस हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ अहमद। मुमताज़, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। थोड़ा सा बताइएगा क्या सोच के आपने इस पर काम शुरू किया, फिर आपने ये सेफ्टी ड्रेस बनाया जो इलेक्ट्रिक इंडिकेटर सेफ्टी ड्रेस और सेफ्टी हेलमेट है। जी सर, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। मैं गया था बिल ठीक करवाने, बाबला ऑफिस गया था मैं वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने शोहदा की तस्वीरें देखी हैं। तो वहाँ से मुझे इस चीज़ का वो हुआ कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि इन हादसात को कम किया जा सके। तो उस हिसाब से उस चीज़ को लेके मैंने इसको तैयारी शुरू की है। तो 6 साल के अरसे के बाद मैं उसको कंप्लीट कर चुका हूँ। अच्छा, थोड़ा सा फीचर्स के बारे में ज़रा खुद भी बताइएगा। हमने बताया कि 8 फीट से जो है वो इंडिकेट कर सकता है करंट, तो और फीचर्स थोड़े से इसके बताइएगा। हाँ जी मैम, ये कर सकता है 8 फुट के फासले 11 kV जो है करंट है उसको 8 फुट के फासले से ये डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करके बताता है। इसमें रडार की तरह वेव्स निकलती हैं सामने डिवाइस में से और पूरे हेलमेट में। इसके हेलमेट का जो है काम अलग से और सामने जो डिवाइस है उसका काम अलग से है। तो इस हिसाब से ये डिटेक्ट करती है करंट को, ये एसी करंट को डिटेक्ट करती है, फ्रिक्वेंसी को। फिर ये ब्लिंक करती है, इसमें लाइट लगी हुई है और इसमें बजर लगी हुई है जो साथ ही बता देते हैं कि आगे करंट है और आपने आगे नहीं जाना। ओके, तो ये तो मतलब काफ़ी मुफीद है कि नहीं पता होता बाज़ औक़ात कि करंट है। इलेक्ट्रीशियंस को भी जितने भी आप माहिर हो तो ये पहले से जिस तरह लाइट है वो लाइट ब्लिंक करना शुरू कर दी जिससे ये अंदाज़ा हो सकेगा कि आगे करंट है। कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में? ये इसको बनाने में मुझे 6 साल का अर्सा लगा है। 6 साल के अर्से में मैंने इसको कंप्लीट किया पहले। अच्छा जी मुमताज़, बताइएगा भी। ज़ाहिर है पूरे 6 साल आप बता रहे हैं, बड़ा लंबा अरसा भी लगा आपको, इस दौरान मुश्किलात भी आई होंगी। थोड़ा सा हम पूछे आपसे इससे मुताल्लिक कि किसने सपोर्ट किया, मटेरियल आपने कैसे लिया और पढ़ा कैसे इसको कि अच्छा ये दुनिया में अगर कोई ऐसा काम हो रहा है तो ज़रा आप उससे भी मदद ले रहे होते हैं। इंस्पिरेशन तो ज़ाहिर ली होगी कि कहीं पर ये काम हो रहा है तो अदरवाइज सभी नॉर्मली जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं, अदरवाइज वो कोई ना कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस तो ले रहे होते हैं। तो ये कैसे उनको एडिशनल सपोर्ट फराहम करेगा, इस पर भी हम ज़रूर आपसे पूछेंगे। और ज़ाहिर है ये भी कि ये जो कमर्शियल प्रिपरेशन की हमने बात की है कि कितना कॉस्टली होगा और इससे कितना फ़ायदा होगा, और सिर्फ हेलमेट अगर ले लें तो कितना फ़ायदा है या पूरा सेफ्टी ड्रेस ही रिक्वायर्ड होगा। और ज़ाहिर है अगर हम कह रहे हैं 8 फुट से दूर अगर आपको मालूम हो जाए कि 11 kV का करंट, तो थोड़ा सा मैं समझूंगा भी कि अच्छा थोड़ा सा अगर उससे कम का करंट हो तो क्या वो नहीं डिटेक्ट करेगा, और अगर डिटेक्ट करेगा तो अच्छा जैसा काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में, तो जाहिर है अब इसको कमर्शियल करने की जब बात है तो बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही होंगी, उसके भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट, सो दैट अप्रूवल्स हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है कमर्शियल पर्पज से ये पूछना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी ने अभी तक रब्ता किया है इसके बाद, क्योंकि मीडिया पर काफ़ी हाईलाइट ऑलरेडी हो चुका है और आज ज़ाहिर है हम भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो है किस तरह से ये एक नई इनोवेशन हमारे सामने आई है। मुमताज़, बात मुकम्मल भी कीजिएगा, आपने बताया 6 साल लगे, थोड़ा सा बताएंगे अच्छा इस दौरान कोई मुश्किल पेश आई हो आपको, कोई चैलेंज? नहीं सर, इसमें है काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज करनी पड़ी हैं वक्त के साथ साथ, बस यही चैलेंजेस थे मेरे लिए कि कई दफ़ा मैं हर्ट हो जाता था कि अब ये बनेगा नहीं, क्या नहीं होगा। फिर काफ़ी सोचना पड़ता है, हफ्ते वीक मंथ भी लग जाते थे, फिर उससे जो मुश्किल आती थी उसको मैं हल निकाल लेता था, फिर उसके बाद इसको मैंने जाके कंप्लीट कर लिया। अच्छा, फिर टेस्ट भी किया ज़ाहिर है आपने इसको बार बार? जी मैंने इसको कई दफ़ा टेस्ट किया है, कई दफ़ा
जैसे कोई भी इसमें तब्दीली होती थी फिर इसको मैं टेस्ट करता था। अच्छा, थोड़ा सा बताएं कि फॉर एग्जांपल अभी हम आगे फुटेज भी देख रहे हैं कि जिस तरह एक छत पे आप खड़े हैं, सामने से तारें गुजर रही हैं, तो जब आप उसके करीब खड़े होते हैं तो क्या बजर बजता है, वाइब्रेट होता है, मालूम कैसे होता है अच्छा करंट है, वो कॉशन कैसे आती है उस ड्रेस की तरफ से? सर इसमें लाइट ब्लिंक होती है सामने की तरफ, रेड कलर की लाइट है, ब्लिंक होती है, तो उस पे करंट का वो निशान ही बना हुआ है, वो लाइट ब्लिंक होती है और साथ में बजर होती है। अक्सर ऐसे होता है कि सनलाइट के अंदर अगर लाइट नजर नहीं आ रही तो फिर बजर जो है लाजमी सुनाई देती है। हेलमेट में भी इसी तरह है और ड्रेस में भी इसी तरह। वाइब्रेशन नहीं होता क्योंकि वाइब्रेशन से इंसान एकदम से चौंक जाता है वाइब्रेशन से, अच्छा। डर जाता है कि शायद मुझे करंट भी लग गया। हाँ, ये वैसे क्योंकि आपने जब पहले लाइट की इससे पहले बात की तो मेरे मन में यही सवाल आया था कि अगर रोशनी ज़्यादा और लाइट आपको नज़र नहीं आ रही तो फिर कैसे पता है, तो बजर जो है वो बजेगा, उसके थ्रू आपको पता चल सकता है। अच्छा, कमर्शियल पर्पस के लिए क्या किसी ने राब्ता किया अभी तक, क्योंकि अप्रूवल ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे, उन स्टैंडर्ड्स को मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है? जी मैम, इसमें जो है गैपको ने मेरे साथ राब्ता किया था, 1-2 दफ़ा कॉल की है, उसके बाद उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया मेरे साथ, तो शायद उनको मैं नहीं समझ सकता कि उनको पसंद नहीं आया मेरा आइडिया, हालांकि सेफ्टी के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ज़ाहिरा, आप भी आपने भी कुछ सोच कर काम किया। और ममालिक में क्या ऑलरेडी ये आइडिया हो रहा है, क्या ये इस तरह का ड्रेस, इस तरह का हेलमेट बन चुका है, या आपने खुद से इसको इनोवेट किया है? नहीं मैम, ये वर्ल्ड फर्स्ट है, दुनिया में इस जैसा कोई नहीं है, ना किसी ने बनाया, ना मैंने सर्च की थी गूगल पे, सारे मेरे जितने प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब वगैरह है, जब सब पे मैंने सर्च करके इसको स्टार्ट किया था बनाना। जब इसको 6 साल के बाद मैंने कंप्लीट कर लिया तब भी मैंने सर्च किया, तब तक भी कोई नहीं बना था। अच्छा, क्या बात है, ज़ाहिर है फर्स्ट डे में बना तो हम अप्रिशिएट भी करते हैं आपको, और रिलेवेशन हो कि इदारे आपसे कांटेक्ट खुद करें और इसकी जो कमर्शियल प्रिपरेशन है वो भी हो, ताकि इसका बेहतर इस्तेमाल हो सके और हादसात में कमी आ सके। मुमताज़ साहब शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। सिंध हुकूमत ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की जानिब एक और अहम कदम उठाया है। मुल्क की तारीख में पहली बार रेस्क्यू के मैदान में ख़वातीन को खिदमात अदा करने का मौका फराहम किया है। सिंध रेस्क्यू 111122 में 80 से ज़ायद ख़वातीन एहलकार शामिल की गई हैं, जिन्हें 6 माह की सख्त ट्रेनिंग दी गई है। ये ख़वातीन फायर रेस्क्यूअर्स, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम, पैरामेडिक्स, ड्राइवर्स, स्टेशन इंचार्ज और एमरजेंसी ऑफिसर्स के तौर पर अब काम कर रही हैं। तो आज हम इसी से मुतालिक मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सिंध रेस्क्यू 1122 के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जलाल साहब ने, और एमरजेंसी ऑफिसर रेहाना यास्मीन साहब साथ मौजूद है, और इसके साथ साथ जेसिका और समीना, आपको नज़र भी आ रहा होगा पीछे मौजूद हैं, खड़ी हुई हैं, बता रही हैं कि हम कितने एम्पावर्ड हैं और इन्होंने सख्त ट्रेनिंग ली है। डॉक्टर आबिद, आपसे स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बताएं कि ये जो फैसला किया गया कि ख़वातीन को शामिल करना है इस रेस्क्यू के अमल में, ये एक बड़ा चैलेंज भी समझा गया इसको, या कि नहीं बस ठीक है कि चूँकि शामिल करना है और ये पहले बहुत नज़रअंदाज हुआ है फैक्टर, इसलिए इसको शामिल किया गया? देखें, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया अपने मॉर्निंग शो में, और जो फीमेल्स अभी इस वक्त आपके लेफ़्ट और राइट और बैक साइड पे आपको नज़र आ रही हैं, सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू 1122 में फीमेल्स को इंडक्ट किया गया, और नो डाउट आपको पता है रेस्क्यू 1122 पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सर्विसेज चल रही हैं, ये बहुत एक चैलेंजिंग काम है, और जहाँ पर हमारे मेल हजरात काम कर रहे थे वहाँ पर हमारी फ़ीमेल्स जो हैं वो भी शाना बशाना जब उनको इंडक्ट किया गया तो उन्होंने सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रही हैं। बल्कि इसका एक आपने एक अबली मुजाहरा भी देखा इस काशिफ सेंटर में 2 दिन पहले आग लगी थी। जी बिल्कुल, और वहाँ पर आपने उनको देखा किस तरह से उन्होंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया, लोगों को एवैक्यूएट किया, वहाँ पर मोस्टली तादाद फ़ीमेल्स की थी, उनको काउंसलिंग किया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो रूफ़ पे थे वहाँ से जब उनको एवैक्यूएट किया गया थ्रू स्नॉर्कल, आपको पता है बहुत मुश्किल काम होता है, 16वें फ्लोर से जब छत से कोई अगर नीचे आ रहा हो तो मोस्टली लोगों को फोबिया होता है, लेकिन जब हमारी फ़ीमेल्स वहाँ पर थीं, हमारे पैरामेडिक फ़ीमेल्स वहाँ पर थीं, उनको ना सिर्फ वहाँ पर पैरामेडिकल सपोर्ट दी गई, वहाँ पर उनको काउंसलिंग की गई और उनको वहाँ से बाहिफाजत स्नॉर्कल के ज़रिए नीचे एवैक्यूएट किया गया। तो ज़बरदस्त, ये एक अमली मुजाहरा ज़ाहिर है वो हमने देख भी लिया, और जाहिर सी बात है किसी भी फील्ड में अगर आप शामिल करेंगे, जो कि उनका राइट भी है ख़वातीन का, तो वो बेहतरीन कारकर्दगी वो नज़र भी आएगी हमें। लेकिन आप लोगों को ये नहीं लगता, रेहान साहब मैं आपसे ज़रूर ये सवाल पूछना चाहूँगी कि बहुत देर हो गई, चलें ठीक है, देर आए दुरुस्त है, अब हो रहा है, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन क्या चैलेंजेस थे इससे पहले? आपको क्या लगता है कि इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया गया?
जी जी, फीमेल्स को तो देखें, फीमेल्स आप देखें ज़िंदगी भर जहाँ पे भी फीमेल्स काम कर रही, मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। और ये रेस्क्यू ऐसी इमरजेंसी जहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी भी हो रही, फायर इमरजेंसी भी हो रही, जहाँ पे हमें नहीं पता इमरजेंसी फ़ीमेल के साथ भी हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फ़ीमेल्स को इसमें आना चाहिए था और ये फ़ीमेल्स को इसके अंदर पार्टिसिपेट भी करना है और उस पर शमूलियत भी अख्तियार करनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि स्नॉर्कल से हमने जो लोगों को, फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर, फ़ीमेल्स को वैक्यूएट कराने में प्रॉब्लम आ रही थी। अगर वहाँ मेल रेस्क्यूअर होते तो ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन फ़ीमेल की वजह से उनको एक्सेस बहुत ईजीली मिल गया वहाँ पर। तो जो एक फ़ीमेल की इमोशनल और साइकोलॉजिस्ट सपोर्ट थी वो भी इनको मिल गई थी। तो ये कि फ़ीमेल्स को इसमें आना चाहिए फिल्म के, बहुत सारी फील्ड्स हैं इसके अंदर। अच्छा, अभी तो 80 जी प्लीज़ चलो जी, ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल्स बाकी प्रोविंसेस में नहीं है, फ़ीमेल्स बिल्कुल हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जब ये इनिशिएटिव लिया, उसमें हमने स्पेसिफिक सिर्फ फ़ीमेल्स के लिए ऐड हमने जारी किया था, एडवर्टाइजमेंट्स की थी, और जिसके तहत ये फ़ीमेल्स जो है इन्होंने हमें ज्वाइन किया। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर रुकी नहीं है और कंटिन्यूस अब फ़ीमेल्स के लिए स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट्स दी जा रही हैं, बल्कि जो जनरलाइज एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उसमें भी हम प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक होती है तो उसका रिस्पांस बड़ा अच्छा आया। और जब सबसे बड़ा जो आप पूछते हैं कि चैलेंज कौन सा है इस वक्त, जो चैलेंज इन फीमेल्स के लिए था कि क्योंकि एक सूबे से दूसरे सूबे जाना और फिर वहाँ पर जाकर 6 महीने रहना अपने घरों से दूर, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन वहाँ पर जिस तरह की ट्रेनिंग आपको पता है दी जाती है, जिस तरह से इनके साथ एक बहुत अच्छे तरीके से सलूक किया जाता है, उसमें ये चैलेंज भी कहीं ना कहीं इसको ओवरकम किया गया, इसको एड्रेस किया गया। और ये इन्होंने अपनी 6 महीने की जो ट्रेनिंग्स थी, जो मुश्किल ट्रेनिंग की जाती है, वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और फिर आके सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस रेस्क्यू 1122 को ज्वाइन किया और अपनी इस वक्त सर्विसेज जो है वो दे रही हैं। और ट्रेनिंग जेंडर नहीं देखती, ऐसा ही है? जी, ट्रेनिंग जेंडर नहीं देखती, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये जनरलाइज ट्रेनिंग्स होती हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए सेम ट्रेनिंग है, देयर इज़ नो डिफरेंस। ये चलें, क्योंकि जाहिर है हालात तो उस टाइम पे ट्रेनिंग। जी रेहाना, आप मुकम्मल कीजिएगा बात। जो हमने 6 मंथ की जो कैडेट ट्रेनिंग की, इसमें बहुत सी हमारी फीमेल्स जो थी वो मैरिड भी थी, वो अपने बच्चों को छोड़ के आई, फिर इन्वायरमेंट का वहाँ। और इसके अलावा जो हमने ट्रेनिंग्स की हैं, इसके अंदर मेडिकल की ट्रेनिंग भी शामिल है, फायर की ट्रेनिंग भी शामिल है, डिज़ास्टर एंड सर्च रेस्क्यू यानी कि अर्बन सर्च रेस्क्यू ट्रेनिंग भी शामिल है, जिसमें हमने किसी डिज़ास्टर को किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, वाटर रेस्क्यू, कोई ड्रॉनिंग का केस होता है, तो इस तरह की तमाम एमरजेंसी के लिए जो है हम रेडी हैं। और आपने एक बात की ना, ऐड करूँ जी डॉक्टर आबिद अगर इजाज़त दें तो ये बात अभी उन्होंने की ना कि वो जो माएँ थी अपने बच्चों को छोड़ के आई थी, तो मैं थोड़ा सा इस पर ज़रूर कमेंट लूँगा, अभी बात भी करूँगा कि ये हमने बिल्कुल एक ना ज्वाइन कर दिया है, अटैच कर दिया इसको, जी बच्चा औरत छोड़ के आई है या औरत की जिम्मेदारी थी, मैं अपना बच्चा छोड़ के आया हूँ घर पे। मतलब मैं आपसे सवाल करूँ अभी, अपने बच्चे से कौन संभाल रहा है आपके बच्चे को? हाँ, ये देखे ना, मतलब एब्सोल्युटली वो अकेली उस औरत का बच्चा तो नहीं है, वो माँ बाप दोनों है। तो बुनियादी सवाल ये है कि अभी भी जाहिर है, ये इस फील्ड की बात कीजिए, बाकी फील्ड्स की बात की जाए, आपको क्या लगता है ये भी तो एक चैलेंज है ऑब्वियसली, किसी भी फील्ड में आप जाते पूछा जाते हैं बच्चों को कौन संभालेगा, खवातीन की शमूलियत जो है वो नहीं हो रही होती, तो इससे पहले ये एक चैलेंज होगा और अभी भी क्या ये चैलेंज आपको दिख रहा है? देखिए, जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी तो इस तरह के चैलेंजेस ज़रूर फेस किए, सब ने फेस किए, लेकिन उनकी फैमिलीज़ ने उनको बड़ी सपोर्ट की। ख़ास तौर पे हमने देखा जो हमारी फ़ीमेल्स थी जिनके जो रिसेंटली मैरिड थी, बच्चे थे उनकी अपनी इन लॉज ने बड़ी सपोर्ट की, उनके हस्बैंड्स ने बड़ी सपोर्ट की। इवन एक हमारे पास फ़ीमेल ऐसी थे जो वहाँ पर जब ट्रेनिंग के दौरान गई तो उनके हस्बैंड उस ड्यूरेशन में वहाँ शिफ्ट हुए पंजाब, और ये एक बड़ी सपोर्ट होती है जिसकी वजह से आज ये अपनी कामयाबी के साथ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस आ चुकी हैं। क्योंकि जब तक सपोर्ट नहीं है, जब तक सपोर्ट सिस्टम नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह की सर्विसेज को ज्वाइन करना, इस तरह की सर्विसेज की। डॉक्टर आबिद, इसका मतलब है कि आप थोड़ी सोच बदल रही है कि पहले हुआ ये रहा था कि अच्छा अगर मर्द की जॉब किसी और शहर में तो औरत जा रही है उधर, अब जरा ऑपोजिट होना शुरू हो गया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसे में डॉक्टर आबिद मैं ये भी चाहूंगी कि आप जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताएं, कुछ खवातीन जो हमें देख रही हैं जो वाकई आना चाहती है इस फील्ड में, वो ज्वाइन करना चाहती है रेस्क्यू टीम को, तो क्या आप लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है? देखें, डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, हर पोजीशन के लिए टेक्निकल क्राइटेरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास सिविल इंजीनियर्स भी हैं, हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, हमारे पास पब्लिक हेल्थ के लोग भी हैं, एनवायरमेंटल साइंस के लोग भी हैं हमारे पास। हमारे पास जो नीचे जो बिल्कुल मिनिमम पोस्ट होती हैं हमारे पास, जिसमें रेस्क्यूअर्स और हमारे पास फायर फाइटर्स आते हैं, उसके लिए जो क्राइटेरिया होता है वो
मैट्रिक, इंटर, उसके साथ डिप्लोमा रिक्वायर्ड होता है उनके स्पेसिफिक फील्ड में। तो हर पोजीशन के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया रखा गया है, और ये क्राइटेरिया वो है जो जनरलाइज जो है बाकी प्रोविंसेस में भी इसको सबके लिए। अच्छा रेहाना, थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा कि रिस्पांस क्या आता है डिफरेंट चूँकि डोमेन में आप लोग काम कर रही हैं, ऐसे में जब एक खातून रेस्क्यूअर पहुंचते हैं कहीं भी और आगे से वो देखते हैं जी अच्छा एक खातून रेस्क्यू करने आई है, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट रिस्पांस? जी वही रिस्पांस है, जैसे कि इनको लगता है कि ये काम कर पाएंगे। जैसे अभी रिसेंटली काशिफ सेंटर में भी 2 दिन पहले हमने रिस्पॉन्ड किया, तो यही कह रहे थे कि ये जा पाएंगी, कोई फिजिकल काम कर पाएंगी। तो ये एक आता है कि सिनफ़े नाजुक है, लेकिन ये जो हमने प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग ली है, इसके बाद हम सिनफ़े नाजुक से सिनफ़े आहन बन गई। तो हम हर तरह की एमरजेंसी को अब रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी हैं। सिनफ़े नाजुक कभी थी नहीं, सिनफ़े नाजुक सिर्फ कहा जाता है, जो एक औरत है वो है ही सिनफ़े आहन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों का माइंड चेंज होते हैं। आपने देखा उसके बाद जब रेस्क्यू कर लिया, एक ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद लोगों के क्या कमेंट्स थे? लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस चीज़ को कि फीमेल रेस्क्यूअर काम कर रही हैं। पहले इनका वो था कॉन्सेप्ट, वो व्यू था कि ये करेंगी, लेकिन जब हमने करके दिखाया तो बहुत से लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया। और ज़रा इसमें जो आपने टर्म यूज़ किया, तो पहली दफ़ा फायर फाइटर आपको इस प्रोविंस में, स्पेशली कराची में, आपने पहली दफ़ा फायर फाइटर, फीमेल फायर फाइटर्स को काम करते हुए देखा है लोगों ने। और ये इनका कोई क्योंकि जब अभी रिसेंटली इनकी पास आउट हुआ है तो तकरीबन कोई 1 से 1.5 महीना हुआ है जब से इन्होंने ज्वाइन किया, और उसके बाद तकरीबन 4 इंसिडेंट ऐसे हैं जिस पे इन्होंने रेस्पॉन्स भी दिया, और इन्होंने बिल्कुल फ्रंट लाइन पे जाकर फायर फाइटिंग की, वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया है। तो अमली मुजाहरा जारी है, और कहीं भी हम फीमेल्स को कह नहीं सकते हैं कि ये कहीं भी किसी भी मैदान में मर्दों से कम है। डॉक्टर आबिद, इससे पहले जो कि आपने कहा कि बाकी सूबों में भी थे ज़रूर, लेकिन ज़ाहिर है जो फायर फाइटर्स वाली आपने बात की, तो कौन कौन से रेस्क्यूअर्स के डोमेन में हमने पहली बार खवातीन अब देखी हैं, और अभी भी क्या कोई ऐसी डोमेन है जहाँ पर हमें खवातीन नहीं नज़र आ रही हैं, एंड वी आर विशिंग एंड होपिंग कि अगली बार ऐसा होगा कि वो उसमें भी ऐड हो जाएंगी? देखें, जहाँ तक रेस्क्यू की बात होती है तो रेस्क्यू के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट किस्म की हमारे पास एमरजेंसीज आती हैं। किसी भी किस्म की एमरजेंसी आती है तो स्पेशलाइज्ड इस वक्त हम देखें जो फील्ड्स हैं हमारे पास, वो फायर फाइटिंग की है। उसके साथ पहली दफ़ा खुदा न खास्ता कहीं अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, तो उसमें भी अगर आप देखें मेरी राइट साइड पे इस वक्त जो जेसिका हैं, ये अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर एक्टिवेट किया, और खुदा न खास्ता कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो वहाँ से लोगों को कैसे इवैक्यूएट करना है, किस तरह से उस ऑपरेशन को रन करना है, तो इनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है। इसके साथ साथ खुदा न खास्ता ड्राउनिंग के केसेस हमारे पास जब आते हैं, और अर्बन फ्लडिंग इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज, तो हमारे पास स्पेशलाइज्ड डाइवर्स भी हैं जो गोताखोर जिनको हम कहते हैं, और वो खुदा न खास्ता इस तरह के केसेस में वो भी पार्टिसिपेट करेंगी और अपनी सर्विसेज अंजाम देंगी। तो ये वो सारी फील्ड्स हैं जिसमें हमने ख़वातीन को बहुत कम देखा या नहीं देखा, लेकिन अब क्योंकि रेस्क्यू सर्विस में जब इन्होंने ज्वाइन किया है तब आपको ये बड़ी अच्छी बात है कि अब सोच चेंज हो रही है, और उसके बाद इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, और वो दिन शायद दूर अब नहीं होगा जहां पर हम इसको खबर के तौर पे पेश नहीं कर रहे होंगे, बल्कि सिर्फ हम नॉर्मलाइज होगा और हम सिर्फ अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद, बहुत शुक्रिया रेहाना यास्मीन साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। यूसुफ साकिब में आपको कहेंगे खुशामदीद। इस सदी की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा इंसानियत को लाहक जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो है जी माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में बात भी हो रही है, और दुनिया में अगर बात की जाए तो हर साल क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत सारे इकदाम भी लिए जाते हैं, और उसकी वजह से अगर देखा जाए तो सैलाब, तूफ़ान, खुश्कसाली, इस समेत दीगर कुदरती आफात जो है हम आते हुए देख रहे होते हैं। और मुसलसल जो हर साल हम बात कर रहे होते हैं ना कि इस मरतबा ये हो गया, तो हम हर बार ये बात करें तो पिछली बार ऐसा नहीं था, इस मरतबा ऐसा है। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में किया जाता है जहाँ पर माहौलियाती जो तब्दीली है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा ख़तरे की जद में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके होते हैं। और इस मरतबा भी जैसे हम देख रहे हैं, हम कहते हैं जी बारिशें पिछली मरतबा ऐसी नहीं थी और अब इस मरतबा ऐसी हैं कि कैसे मिकदार में जो है वो इजाफा हम देख रहे होते हैं। लेकिन अब जाहिर है इसके लिए जब सोल्यूशंस की बात होती है तो माहिरीन बार बार इस मसले से बरवक्त निपटने की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम भी होना चाहिए। और हमारे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि मुतहरिक होते हैं और बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज के हवाले से शोएब अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा होता है कि जितना भी काम किया जाए
वो कम दिखाई देता है। इस वक्त की बात अगर सबीन हम करें, आज इस तरह सुबह से बारिश हो रही है, रावलपिंडी में इमरजेंसी इस वक्त नाफिज कर दी गई है। तो आप ये देखें कि ऐसा शहर है जिसके बारे में हम कह रहे हैं डेवलप्ड सिटी है, वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एंड व्हाट टू टॉक अबाउट रिमोट एरियाज एट दिस पॉइंट, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया कंट्री डायरेक्टर इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान आसिफ शराजी साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के CEO बिलाल अनवर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आसिफ, आपकी तरफ से स्टार्ट करूँगा मैं। जब हम नेशनल डिजास्टर की बात करते हैं, ज़रा एक यूनाइटेड टर्म तो है, एक ब्रॉडर टर्म भी, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, हम सब थोड़ा सा समझ पा रहे हैं इसको, चूँकि ज़ाहिर है हर साल हम देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पर हो रहा है। फिर भी हम इनिशियली यही आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब नेशनल डिजास्टर की बात और क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज हमें किस हद तक मुतासर कर चुका है? देखिए जी, क्लाइमेट चेंज जो है वो हमें एक बहुत स्पेशली ये जो रीजन है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जिस रीजन में हम लोग हैं, अफ़गानिस्तान, इस रीजन को तो ऑलरेडी आप कह लें कि एक बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो मुतासिर कर चुका हुआ है, और ये बाकियों को भी मुतासिर करेगा। मतलब हमारी जो सारी डिस्कशन है वो ये है कि ये खित्ते सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, अगरचे इनका कंट्रीब्यूशन इसके अंदर बहुत कम है, लेकिन ये है कि यहाँ आज शुरू हुआ है तो ये बाकी जगहों पे भी जो है वो फैल रहा है, चल रहा है। आप देखें यूके में जैसे हीट है, कितनी ज़्यादा जो है वो क्लाइमेट चेंज के असरात में है। तो ऑलरेडी जो है ये आप कह लें कि प्रोसेस शुरू हो गया हुआ है, तबाही हो रही है। आज हमारी बारी है, आग यहाँ पे है तो आग वहाँ पे भी जा रही है जो है वो, तो प्रोसेस तो ऑलरेडी जो है वो मतलब इन प्रोसेस। ज़ाहिर है ये तो वो आग है जो हर तरफ फैल सकती है, कोई भी इससे महफूज नहीं है। कोई समझ रहा है कि ठीक है फलानी जगह पर हो रहा है तो हम इकदामात ना लें, तो ऐसा नहीं है। आज कहीं और हो रहा है, अब कल आपकी तरफ भी हो सकता है। खुदा न ख़ास्ता अल्लाह सबको महफूज रखे। बिलाल साहब, क्लाइमेट चेंज के हवाले से कहा जितना काम करें, जिसमें जिक्र कर रही थी, उतना कम है। क्या काम इस वक्त हो रहा है, क्या क्या इनिशिएटिव्स नए हैं जो कि लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जितना काम किया जाए वो कम है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो एक यूनिकनेस है वो ये है कि आप को बहुत लंबे अरसे तक इन द फ्यूचर इसको उस तरह से फोरकास्ट नहीं कर पाते। एराटिकनेस जिसे कहा जाता है, या मौसमियाती तब्दीलियों जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है वो तब्दील हो रही है, और ग्लोबली भी इसकी यही यूनिकनेस है। अगर हम देखें, अगर यहाँ पे इस वक्त बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो कहीं पे ड्राउट की सूरत हाल होगी, नॉट टू फार अवे फ्राम पाकिस्तान इवन, और कहीं पे हीट वेव चल रही होगी, और कहीं पे कोई इस तरह के, तो आलमोस्ट पूरी दुनिया इसकी लपेट में। लेकिन जैसा कि आसिफ साहब ने बताया कि पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल लोकेशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, जो हम मॉनसून सिस्टम है हमारा, उसकी वजह से हमारे ऊपर इसका जो इस वक्त जो इम्पेक्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा शदीद है। काम के हवाले से इसमें काफ़ी ज़्यादा काम है। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ समझने वाली है कि कोई भी मुल्क या कोई भी रीजन ऑन इट्स ओन अपने तौर पे इसको एड्रेस नहीं कर पाता, इसीलिए ग्लोबल लेवल के ऊपर ग्लोबलाइज किस्म की एफर्ट्स हो रही हैं, जिसमें पाकिस्तान बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग में। आपने सुना होगा पिछले साल COP28 हुई थी दुबई में, तो वो इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग फोरम अभी बाकू में होने जा रही है, उसके लिए काफ़ी सारा काम शुरू हो गया। सो क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन यह है कि ये इंटरनेशनल एफर्ट के साथ अपने आप को लाइन करने वो काम करने के लिए हमें पैसा बहुत चाहिए, वो काम करने के लिए हमें पैसा बहुत चाहिए। लेकिन जो डिज़ास्टर वाला कंपोनेंट है, जो उसका एक कॉन्सिक्वेंस है, उसके लिए लोकलाइज एफर्ट्स चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान के अंदर काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो रिस्क रिडक्शन है उसको कम कर सकें, जो अडेप्टेशन है उसके साथ अपने आप को अलाइन कर सकें। सो उस कंटेक्स्ट में जो बेशुमार इदारे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के इदारे भी, प्राइवेट सेक्टर में भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ रही है, लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट के इदारे हैं, इस्लामिक रिलीफ है, इसी तरह से हमारे और बहुत सारे जो साथी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड एफर्ट्स हो रही हैं, इंटीग्रेटेड एफर्ट, लेकिन उसमें अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फॉरेस्ट्री में कुछ काम हो रहा है, लोगों के जो फ्लड 22 में जो घर लोगों के तबाह हो गए थे उनको रीबिल्ड किया जा रहा है, और कुछ उसमें कोशिश की जा रही है कि वो दोबारा से इस किस्म के सैलाब में या इस किस्म की कुदरती आफात में वो दोबारा से तबाह ना हो। इसी तरह से जो लाइवलीहुड जनरेशन है या रीजनरेशन है, उसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। हमारा अदारा नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड जो है वो ख़ास तौर पे बलूचिस्तान, सिंध और KPK जो कि वल्नरेबल एरियाज़ गिने जाते हैं, उनमें हम अर्ली वार्निंग सिस्टम कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, रिफॉरेस्ट्री का काम कर रहे हैं, रेट्रोफिटिंग का काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो स्कूल्स की बिल्डिंग्स हैं वो अर्थक्वेक से महफूज रहे। और इसी तरह से एक जनरल जो अवेयरनेस है लोगों में
पहुंचानी, वो बड़ी ज़रूरी है और उसके ऊपर ख़ास तौर पे हम काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं और बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हो रही हैं। अच्छा, अब ऐसे में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, ये कोऑर्डिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या अभी भी कोलैबोरेशन हो रही है? किस हद तक हो रही है और मज़ीद कैसे बेहतर हो सकती है? देखें, जितने बड़ा चैलेंज है, चाहे क्लाइमेट चेंज का है, चाहे अगर क्लाइमेट चेंज डिज़ास्टर में टर्न हो जाती है, जैसे 2022 का फ्लड था, उसके बाद तो रिस्पांस होता है, फिर रिकवरी होती है, तो ये सारा काम मिलजुल के जो है वो करना होता है और कोऑर्डिनेशन के बगैर जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि एक अनयूजुअल इवेंट है, बड़ा डिज़ास्टर जैसे 2022 का सैलाब, जिसमें मतलब मिलियंस ऑफ पीपल जो है मुतासिर हुए और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो लॉस हुआ, तो उसकी फौरी तौर पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और उसकी रिकवरी के लिए जो एक्टर्स आए उनको मिल के जो है वो काम करना है। तो डिज़ास्टर रिस्पांस के अंदर भी काम और रिकवरी के अंदर भी। इस वक्त तो रिकवरी चल रही है, जैसे बिलाल साहब ने कहा कि हाउस कंस्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन जो है वो 2.1 मिलियन हाउसेस जो है वो तबाह हुए थे और अभी तक जो है ना 10% से ज़्यादा रीबिल्ड नहीं हुए हैं और बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज है। तो ये सारे इदारे मिलकर करें, जैसे हमने कोई 10,500 जो है वो घर बनाए हैं और अभी भी रिकवरी के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ये चैलेंज जो है वो जब बड़ा है तो एक्टर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। जब एक्टर्स ज़्यादा चाहिए, चाहे गवर्नमेंट, NGOs, फिलॉन्थ्रोपिस्ट, तो उनकी कोऑर्डिनेशन जो है दैस तक ही, ताकि डुप्लीकेशन भी ना हो और स्टैंडर्ड जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ सबसे पहले काम हो, सबसे पहले काम। और दूसरी बात यह है कि आप इस पैमाने का काम करें, इस लेवल का काम करें कि वो दोबारा जो है ना वो मुतासिर सस्टेनेबल ना हो। जैसे DRR की बात की बिलाल साहब ने, तो मतलब जो घर बन रहे हैं वो घर ऐसे बन रहे हैं जो हमने बनाए हैं कि जो अगले डिज़ास्टर के अंदर जो है वो, अगले फ्लड के अंदर जो है वो तबाह ना हो। बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा सा जो काम से मुतालिक हम बात करें, अभी जिस तरह कहा जाता है कि इस साल भी खुदा न खास्ता फ्लड्स ना आ जाएं, तो ऐसे में जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं, कुछ काम आप लोगों ने गालिबन डीए खान में किया, मैं ज़रूर चाहूँगा ज़रा नाज़रीन को बताएं कि वो क्या काम किया है वहाँ पे। जी, बेसिकली जो डेरा इस्माइल खान में है वो साउथ का डिस्ट्रिक्ट KPK का बहुत मुतासिर, उसकी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा इस लिहाज से है कि वहाँ पे दरियाए सिंध से भी फ्लड आने का ख़तरा है और जो हिल टोरेंट है, पहाड़ी इलाकों का जो फ्लड है, नाले वगैरह जो बेपरते हैं या बारिशी पानी जो है उसका भी जो है वो है, और फिर पीछे से जो पानी आता है वो भी। तो वहाँ पे एक काम तो ये है कि पूरी कम्युनिटीज़ और विलेजेस को बचाने के लिए जो प्रोटेक्शन वॉल्स होती हैं कि सैलाब उन जो आबादी हैं उसको ना करें, वो है। उसके अलावा ये है कि जो 2022 में वहाँ तबाही हुई थी, उसके नतीजे में जो लोगों का ज़राए रोज़गार जो है वो ख़त्म हुआ था, उसके नतीजे में जो उनके घर ख़त्म हुए थे, उनकी जो कम्युनिटी फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स जैसे वाटर सप्लाई और ये सारा हुआ था, उन सब की बहाली के अंदर जो है वो काम हो रहा है। हम भी कर रहे हैं, NDRMF के ताउन के साथ भी कर रहे हैं, बाकी इदारों के ताउन के साथ कर रहे हैं और कुछ और इदारे भी उसके अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा बिलाल साहब, क्लाइमेट फाइनेंस, ज़रा इसके बारे में भी बताइएगा, लोग किस तरह से इसमें अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं? क्लाइमेट फाइनेंस जी, सिंपल जो उसकी एक डेफिनेशन वो इस तरह से ली जा सकती है कि फाइनेंस या रिसोर्सेज को एलोकेट करना किसी भी क्लाइमेट एक्शन के लिए। इसके पीछे एक थोड़ी सी जो हिस्ट्री है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में वो इस तरह से है कि फ़िलासफ़ी ये है कि क्योंकि डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं, हमारे जैसे मुल्क हैं, पाकिस्तान जैसे, तो क्योंकि हमारी इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इस वजह से जो इसका जो एक्शन है या फाइनेंसिंग है वो डेवलप कंट्री से आनी चाहिए। सो बेसिकली जिन्होंने ये मैस क्रिएट की है उन्हें बेसिकली इसका कॉस्ट भी उठानी चाहिए। तो जो ओरिजिनल डेफिनेशन थी वो तो ये थी कि फ्लो ऑफ द फाइनेंस फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्री फॉर क्लाइमेट एक्शन, लेकिन ये डाइल्यूट हो गया ये डेफिनेशन ओवर द पीरियड, तो उसको इतना ज़्यादा अब इस तरह से पिज़राई नहीं मिल रही इंटरनेशनली। तो कोई भी जो फाइनेंस है जिसको एलोकेट किया जाता है क्लाइमेट एक्शन के लिए, चाहे हम मिटिगेशन का काम करते हैं जिसका मतलब है कि हम रिलीज़ ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इनटू एटमॉस्फेयर उसको हम या तो रोकते हैं या अवॉइड करते हैं, उस किस्म का जो काम है, या फिर हम जो लोगों को अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये होना ही होना है, इसको हम टोटली रोक नहीं सकते, लिमिनेट नहीं कर सकते। लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल्स को इसके साथ अडेप्ट करना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, इकोनॉमीज़ को अडेप्ट करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस और अपने जो प्रोक्योरमेंट के सिस्टम्स और दिस एंड एवरीथिंग सारा। तो क्लाइमेट फाइनेंस इज़ बेसिकली फाइनेंसिंग विच इज़ प्योरली एलोकेटेड फॉर क्लाइमेट एक्शन। लोगों को प्राइवेट सेक्टर जो आपने कहा, ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर, पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर जो कंट्रीब्यूशन है इस वक्त
वो बहुत ही कम है। कुछ नंबर जो है अभी तक उस तरह से कुछ स्टडी नहीं हो सकी और हम एक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस लेस दैन अराउंड 4% जो अभी तक गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन कर जाती है। क्योंकि जब जैसा कि आसिफ साहब ने बताया कि जब मेगा स्केल का कोई डिज़ास्टर हिट कर जाता तो फिर ज़ाहिर लोगों को रिलीफ पहुंचाना, रिकवरी देनी है, रिहेबिलिटेट करना, उनकी लाइफ को, कम्युनिटीज़ को दोबारा नॉर्मलाइज करना जितना जल्दी हो सके। टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट करती है हमें? टेक्नोलॉजी इसमें बहुत सपोर्ट करती है जी इसमें, क्योंकि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अब तो जो GIS की टेक्नोलॉजीज़ हैं या कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कहाँ पे हैं। लेकिन इस वक्त जो ख़ास तौर पे वो टेक्नोलॉजी का रोल है वह रिस्क असेसमेंट के लिए, रिस्क क्वांटिफिकेशन के लिए। इसके लिए NDRMF ने अपना एक डेटा सेंटर NetCat के नाम से इस्टेब्लिश किया और आने वाले कुछ सालों में हम इस काबिल होंगे कि हम बहुत पहले तक एक मॉडल करके बता सकें कि अगले 50 सालों में या 20 सालों में या इवन 200 सालों में भी कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्लड्स, और उसके लिए पहले से तैयारी कर सकेंगे। और उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। फिर उसका फिर ये होता है कि जो गवर्नमेंट अपनी पूरी जो डेवलपमेंट की फाइनेंसिंग है, क्लाइमेट की फाइनेंसिंग है, फिर एलोकेट कर सकती है उधर। तो ये इस तरह आसानी हो जाएगी। बस लास्टली एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है? इंडिविजुअल जी बहुत कुछ कर सकता है। जो हमारी एक ये सोच है ना कि ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसमें हमारा करना कुछ नहीं है, तो ये गलत। इंडिविजुअल दरख्त लगाने से लेकर वाटर रिचार्जिंग उस सब के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। प्लास्टिक का यूज़ जो है वो ना करें। इसी तरह जो है वो जो ये आप कह लें कि पेट्रोल या फ्यूल का इस्तेमाल कम करे, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करे। इसी तरह जो है वो अपने बच्चों को एजुकेट करें सबसे पहले, जो आने वाली जनरेशन है, कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। आप ये देखें कि पहले ये होता था कि वाटर रिचार्जिंग होती थी, हमारे पास खुली जगहें बहुत ज़्यादा होती थी। अब सारा का सारा पानी जो है वो पहले गलियों में बहता है, फिर सारा नालों में चला ज़ाया हो जाता है। तो अब जो है ना इंडिविजुअल, जैसे अगर एक आदमी है, एक फैमिली है, वो 4 करोड़ का या 2 करोड़ का घर बनाती है, तो 2 लाख का जो है वो इंडिविजुअल वाटर रिचार्जिंग क्यों नहीं वहाँ पे जो है वो कर लेते हैं। इसका एहसास होना बहुत ज़रूरी है। इसका एहसास होना ज़रूरी है और इंडिविजुअल होगा चीज़ें तो इज्तिमाई लेवल पे जाएंगी। बिल्कुल सही है। आसिफ शुक्रिया, बिलाल शुक्रिया, वक्त बड़ा मुख्तसर था। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।